हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कवर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 28 के साथ। कपूर मेंशन रात के करीबन 12 बज रहे थे, 12 से ज़्यादा ही हो रहे थे। और अवनी के कमरे में अवनी बेड पर लेटी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और वो ड्रंक के नशे में होने के कारण कुछ ना कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। और अनिका अनिका जो है अपने साइड पर बैठी हुई थी और उसी को देखे जा रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी। स्टार्टिंग से लेके अब तक 3 महीने पहले कैसे वो रावी से मिलती है, रावी के पीछे वो पागल हो जाती है, उसे अपना क्रश बना लेती है। उसके दिल में रावी के लिए फीलिंग थी या अट्रैक्शन, वो समझ नहीं पा रही थी। अट्रैक्शन और फीलिंग में बहुत अंतर होती है। अट्रैक्ट तो इंसान किसी भी चीज़ से हो जाता है, किसी भी चीज़ से। लेकिन फीलिंग्स जो है स्पेशल लोगों के लिए ही आती है, और भी स्पेशल टाइम पर, सबके लिए नहीं आती। तो अनिका खुद कंफ्यूज थी कि रावी के लिए उसकी फीलिंग्स है या अट्रैक्शन। खैर, फिर वो अवनी से कैसे मिलती है, अवनी के साथ उसका किस तरह से बिहेवियर रहा है, अवनी का उसके साथ और उसका अवनी के साथ। फिर उनकी शादी होना, शादी के बाद इस घर में आना, ये पता चलना है किसी इस घर की बड़ी बहू है, इस खानदान की मालकिन भी कह सकते हैं। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और आज जो कुछ भी हुआ, अवनी का उसको फर्स्ट किस करना, या यूँ कहूँ कि उसका फर्स्ट किस चोरी कर लेना, वो भी बिना उससे पूछे। और बाकी के ये सारी चीज़ें, उसको थप्पड़ मारना, सारी चीज़ें अनिका को याद आ रही थी। कहीं ना कहीं अनिका के मन में गिल्ट भी थी। ऐसा नहीं है कि उसे समझ में नहीं आ रही है कि उससे गलती हुई है, बिल्कुल भी नहीं। उसे सब पता है कि उसे गलती हुई है, लेकिन कहाँ हुई है ये समझ में नहीं आ रही। क्या गलती कर रही है वो, ये वो समझ नहीं पा रही है। रावी की तरफ उसकी खिंचाव, अवनी से उसका दूर जाना, क्या ये सही है या सही नहीं है, ये खुद नहीं समझ पा रही है। वो कंफ्यूज है, बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। इसी बीच में अवनी अवनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलती है ना, तो जस्ट उसकी आंखों के सामने वो अनिका को देखती है। क्योंकि अवनी सोई तो सीधी थी, बस उसका चेहरा जो था ना, दूसरी साइड था। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है ना, तो डायरेक्ट उसकी नज़रें अनिका पर जाती है। अनिका जैसे मानो किसी शून्य में देखते हुए खो सी गई थी। हालांकि उसकी चेहरा जो थे अवनी की तरफ ही थे, लेकिन वो शायद अवनी को देखते देखते किसी और ही दुनिया में चली गई थी, या यूँ कहूँ कि अपनी गहरी सोच में डूब चुकी थी। अवनी जब देखती है अनिका को देखते हुए, पता नहीं उसको क्या होती है, वो धीरे धीरे उठ कर बैठ जाती है। और बैठते हुए अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे खिसकते हुए अनिका की तरफ चली जाती है। अनिका अनिका जो है अपनी ही सोच में गुम थी। उसे नहीं पता था कि अवनी उसके पास आ रही है। जैसे ही अनिका को एहसास होती है, तब तक अवनी जो है अनिका को अपनी बाहों में भर चुकी थी। वो अनिका को बाहों में भर लेती है और भरते हुए उसके जो है कंधे पर अपना सिर रख लेती है। जैसे उन्हें साइड से हक कर लेना, जस्ट वैसे कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, अनिका क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या किया है मैंने? बस प्यार ही तो किया था ना, क्या गलत है इसमें? वो अपनी आंखें बंद किए हुए यही बात बोले जा रही थी। वो अपनी मन की बातें शेयर कर रही थी, वो भी नशे की हालत में। हालांकि इस पर विश्वास करना इतना भी आसान नहीं है, नॉर्मल इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। अनिका कैसे विश्वास कर लेती? क्योंकि अनिका के साथ अवनी का बिहेवियर सबको पता है किस तरह का था। अनिका अनिका उसको दूर कर रही थी, लेकिन वो दूर नहीं हो पा रही थी। नशे की हालत में भी अवनी की बॉडी में इतनी ताकत थी कि वो अनिका को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। अनिका बस उसको हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अवनी छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
जानी है मुझसे? क्यों जानी है दूर? तुम मेरी वाइफ हो ना? तुमने खुद बोला था तुम इस रिश्ते को एक मौका दोगी, तो क्यों? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें किस किया, लेकिन तुमने भी तो रोका नहीं था ना। अगर तुम रोक दिया होता तो मैं तुम्हें करती ही नहीं ना। तुम्हें पता है ना अनिका, जब इंसान प्यार में होता है ना, उसको गलत सही कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं इसे नकार नहीं सकती कि मैंने तुम्हें किस किया, लेकिन तुमने भी तो नहीं रोका। क्या मैंने जब ये स्टार्ट किया था, क्या तुम्हें फील नहीं हुआ था? अनिका को वो अपनी बाहों में जकड़ी हुई थी और उसके कंधे पर सिर तो थी, तो सिर उठाकर उसके गले पर हल्की सी किस करते हुए कहती है, अनिका, क्या सच में तुम्हें कोई फील नहीं हो रही है? क्या तुम्हें तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? अनिका की बातें, अवनी की बातें सुनकर अनिका कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुन रही होती है। वो उसको देख भी नहीं रही थी। अवनी अवनी जो है अनिका के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेकर अनिका जो है उसको रोकना चाहती थी, उसको ये कहना चाहती थी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती है, मुझसे नहीं होगी, लेकिन वो कह नहीं पाती है। अवनी अवनी जो है धीरे धीरे उसको बस उसके शोल्डर पर ही किस कर रही थी और बोले जा रही थी, अनिका, तुम क्यों नहीं समझती? मुझे पता है कि मेरी स्टार्टिंग से ही बिहेवियर सही नहीं थी, मैं ये मानती हूँ, लेकिन अनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। प्लीज़ प्लीज़ इस रास्ते को एक मौका दो। मैं मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। अवनी को अनिका बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे धक्का दे देती है। धक्का लगने से वो बेड पर तो गिरती है, साथ ही साथ बेड के कोने पर उसके सिर में हल्की सी चोट लग जाती है। अनिका ज़रा भी इस बात पर ध्यान नहीं देती। हल्की नहीं कह सकते, थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि आवाज़ भी होती है चोट लगने से। लेकिन अनिका इस बात को गौर ही नहीं करती। शायद गुस्से में या अपनी ही सोच में इस हद तक डूबी हुई थी कि उसे इस बात की ज़रा भी खबर तक नहीं लगती कि अवनी को चोट लग चुकी है। वो बेड से उठती है और उठकर बालकनी साइड चली जाती है और बालकनी में जाने के बाद बालकनी का दरवाज़ा जो है बंद कर देती है। अवनी, जो कि पूरी नशे में थी, लेकिन चोट लगने के कारण और अनिका के ये बिहेवियर के कारण कहीं ना कहीं उसका नशा जैसे मानो गायब हो चुका था। वो जाते हुए अनिका को देख रही थी और अपने एक हाथ उसके सिर के पीछे थे जहाँ पर उसको चोट लगी थी। अनिका के जाने के बाद अवनी बेड से खड़ी होती है। धीरे धीरे चलते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। उसका हाथ अभी भी उसके सिर के पीछे था। वो वॉशरूम के दरवाजे को खोलती है और डायरेक्ट अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर के नीचे खड़े होने के बाद वो अपनी आंखें बंद करती है और अपनी आंखें बंद करके अनिका के बिहेवियर को याद करने लगती है। सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती है, उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। वो अपनी मुट्ठियों को कस लेती है। उसके अंदर एक गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन ये वो अनी नहीं थी जो सिया के आने से पहले थी। अगर सिया अब तक नहीं आई होती तो अनिका अनिका की ये सारी चीज़ें वो ज़रा भी नहीं झेलती, बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन अनिका जो है उसकी भाभी माँ की रक्षक और साथ ही साथ उनकी बहन दोनों थी और उसी चीज़ का मान वो रख रही थी। वरना अवनी को अवनी इधर छोटी डेविल को इस तरह से कोई करके चला जाए और वो कुछ ना बोले, ऐसा हो सकता है क्या? ज़रा भी नहीं। वो तो मजबूर है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी भाभी माँ को लेकर। खैर, लगभग 1 घंटे वो वॉशरूम में रहती है, शावर के नीचे खड़ी रहती है। वो अपने आप को शांत कर रही होती है।
अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए वो वॉशरूम से बाहर आती है, अपनी शर्ट को वहीं साइड में फेंक देती है, कबर्ड के पास जाती है, एक नाइट ड्रेस निकालती है और निकाल कर पहन लेती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। करीबन 15 मिनट बाद उसको जब लेटी हुई थी ना, तो जिस साइड उसका बैग था सर के पीछे से, वहाँ पे हल्की हल्की जो पिलो थी, जिस मानो रेड रेड धब्बे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर कुछ ज़्यादा ही चोट लगी थी। और इस चीज़ का एहसास शायद नशे में होने के कारण अवनी को था नहीं। अभी उसके पिलो पर हल्की हल्की रेड ब्लड, शायद ब्लड ही होगा, जो अब आ रही थी। और अवनी गहरी नींद में जा चुकी थी। नशे की भी हालत थी, चोट भी लगी थी, और खैर क्या कर सकते हैं। इसी तरह करीबन 2 घंटे निकल जाते हैं। वहीं अनिका अनिका जो है बालकनी साइड लगे चेयर पर बैठी हुई थी और काफ़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी और सामने सामने चांद को देखे जा रही थी। पिछले 2.5 घंटे से वहाँ पे बैठी हुई थी। वो ना ही वहाँ से हिल रही थी और ना ही अपनी नज़र हटा रही थी, बस चांद को देखे जा रही थी। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था? क्या वो अपने दिल की बात बताएगी रवि को? इसी तरह करीबन सुबह के 5:30 हो जाते हैं। अनिका बालकनी में और अवनी बेड पर। मंदिर से आरती गाने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। वहीं अनिका अनिका जो है पूरी रात जगी हुई थी। वो कमरे में आती है, जाकर नहा धोकर फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे चली जाती है बिना अवनी को देखे। अवनी गहरी नींद में थी या बेहोशी की हालत में, ये बताना बहुत मुश्किल था। पूजा के बाद सिया सबको आरती वगैरह देती है और देने के बाद वो अवनी के बारे में पूछती है, तो अनिका बताती है कि वो अभी सो रही है। तो वो आरती की थाल लेकर वो अवनी के कमरे में जाती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि अवनी अभी भी सो रही थी। वो थाल को साइड टेबल पे रखती है और रखने के बाद वो अवनी के पास जाती है और कहती है, बाबू मेरा बच्चा, उठ जाओ, कितना सोओगे? इतने प्यार से बोलती है ना कि क्या ही क्या। हालांकि बच्चा तो उसने कई बार बोला था, लेकिन पहली बार बाबू। इतनी मासूमियत भरी चेहरे के साथ वो सोई थी ना, किसी को देखकर एक बार में प्यार आ जाए। और यही सिया कर रही थी, और सिया को उस पर प्यार आ रही थी, बच्चों वाली प्यार, बहुत प्यारी सी। वो उसके सिर पे हाथ फैला रही थी और उससे बातें कर रही थी। बच्चा, अवनी उठ जाओ, आज ऑफिस नहीं जानी। यही सारी बातें वो बोल रही थी। धीरे धीरे करके उसके सिर सहलाते सहलाते उसकी गलती से उसका हाथ उसके सर के पीछे चला जाता है। और जब उसके हाथों में चिपचिपासी लगती है तो वो अपने हाथ को आगे लेकर देखती है, उसमें ब्लड लगी हुई थी। वो झटके से खड़ी होती है, उसके सिर को अपनी गोद में रखती है, और जैसे ही वो सिर को अपनी गोद में रखती है वैसे ही उसको नज़र पीलो पे पड़ती है, जो एक साइड की पीलो में काफ़ी सारे ब्लड लगे हुए थे, काफ़ी सारे। हालांकि चोट इतनी भी गहरी नहीं थी, लेकिन हाँ, अब थोड़ी बहुत भी सिर फट जाए तो ब्लड तो आती ही है। सिया जब ये देखती है तो घबरा जाती है। उसके सिर के पीछे देखती है तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है फट चुकी थी। ये देखकर वो बहुत बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वो तुरंत अपना मोबाइल जो कि उसके पास रहता था, वो अपने मोबाइल को अपने कमर से निकालती है और तुरंत हॉल में कॉल करती है। इस वक्त आवी जो है वो जहाँ पे घर का फ़ोन रखा हुआ था वहीं पर बैठी हुई थी। जैसे ही फ़ोन बजता है ना तो अभी रिसीव करती है। उसने नंबर देख लिया था। बोलती है, सिया क्या हुआ, तुम घर में होकर कॉल कर रही हो? सिया घबराते हुए कहती है, आप जल्दी से आ जाइए अवनी के कमरे में, अवनी को चोट लगी है। क्या, अवनी को चोट लगी है? हाँ, जल्द से जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वो अवनी के कमरे की तरफ दौड़ जाती है। उसके पीछे प्रिया, श्रुति, लक्ष्मी, अनिका दिखती है तो अनिका भी जाने लगती है। आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ है, जाने लगती है।
सभी जो है अनिका के कमरे में जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ की चीज़ें देखकर सब के सब चौंक जाते हैं। की आँखों में आँसू भरे हुए थे। वो अपनी बाहों में अवनी को लेकर बैठी हुई थी। उसका सिर उसकी गोद में था। बार-बार उसके माथे पर वो ब्लड जो आ रही थी, वो अपने साड़ी के पल्लू से उसे साफ कर रही थी। उसको उसे दबा रही थी। अपने साड़ी के पल्लू को बार-बार उसे उसके माथे पर लगा रही थी और बार-बार उसके चेहरे पर थपथपाते हुए उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा, बच्चा उठो। देखो, देखो, ऐसा मत करो। भाभी माँ को बहुत तकलीफ़ हो रही है बाबू, प्लीज़ उठो। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अवनी नहीं उठती है। अभी जब कमरे में आती है और सब ये सारी चीज़ें देखकर वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। टेंशन में वो जाती है सिया के पास, अवनी को देखती है और सिया कहती है कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। रवि, रवि कहाँ तुम? रवि, रवि अभी घर पर ही थी, बस जाने की तैयारी कर रही थी। सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह करके वो निकल जाने वाली थी। अभी वो घर पर थी। वो जब अपना नाम सुनती है तो तुरंत सामने आती है और कहती है हाँ हाँ दी, मैं देखती हूँ। वो तुरंत एक सर्वेंट को इशारा करती है और अपने कमरे में बोलती है कि जाकर वहाँ से मेरे कुछ मेरे मेडिकल बॉक्स है जिसे वो लेकर अक्सर हॉस्पिटल जाया करती थी, उसे लेकर आओ। तो सर्वेंट भी चला जाता है और रावी आगे आती है और आने के बाद उसे अच्छे से चेक करती है और चेक करते हुए कहती है मुझे लगता है कि इसे चोट रात में ही लगी है। देखिए आसपास के जो घाव है ना, ब्लड भी सूख चुका है और ये पीलों पर जो लगी हुई ब्लड ये सारी भी सूख चुकी है। ये काफ़ी देर की बात है, ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 घंटे पहले की। ये सुनते ही सिया जो है अनिका को घूरने लगती है। अभी भी अपनी नज़र उठाकर अनिका को देखने लगती है और अनिका अपनी नज़रें झुकाए हुए वहाँ पे खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है और इसे चोट कब लगी और मुझे पता कैसे नहीं चली। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। इधर रावी रावी जो है वो सर्वेंट लेकर आ चुका था, तो उसमें से निकालती है पहले और उसका घाव जो है अच्छे से साफ़ करती है। साफ़ करने के बाद उसमें 2-3 टाँके लगाती है और लगाने के बाद अच्छे से बैंडेज वगैरह कर देती है और एक इंजेक्शन भी देती है और कुछ दवाइयाँ वगैरह देती है और कहती है लेकिन इससे पहले होश में आनी चाहिए। थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। बस शायद नशे में होने के कारण इसका पैर वगैरह इधर-उधर हो गया होगा, गिर गई होगी। सब लोग जो थे खड़े तो थे लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन सिया जो है बस अपनी बहन को घूरे जा रही थी। कहीं न कहीं उसे अंदाज़ा लग चुका था कि आखिर हुआ क्या होगा। सबके वहाँ से जाने के बाद सिया अभी भी वहाँ से जा चुकी थी। सिया जो है अनिका के पास जाती है और कहती है क्या हुआ था कल? अनिका अनिका जो है अपना सर झुका लेती है। मैंने पूछा कल क्या हुआ था? ती ती मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इन्हें चोट चोट कैसे लगी। क्यों, क्या तुम कमरे में नहीं थी? अनिका कहती थी वो मैंने पूछा तुम कमरे में थी या नहीं थी? थी, मैं बालकनी में थी। अनिका देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से इस बारे में सोचनी चाहिए। मुझे कोई वो चीज़ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस रिश्ते में फंसी रहो और मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो। अनिका मैंने तुम्हें कल भी बोला था और आज एक बार फिर से बोल रही हूँ, हम बहनें हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता ना तोड़ूंगी और ना ही मैं तुम्हें खुद से अलग करूंगी। तुम मेरी बहन हो, हमेशा मेरी बहन रहोगी। लेकिन लेकिन ये मेरी बच्ची है। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मैंने इसे अपने बच्चे की तरह रखा है। मैं इसे अपना बच्चा ही मानती हूँ, मेरी बेटी है। अगर कल को मेरे खुद के बच्चे भी होंगे ना तो यही मेरी बड़ी बेटी रहेगी हमेशा, ज़िंदगी भर। मैं इसको ज़रा भी कष्ट और तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तुम्हें पता है अनिका, ये तुमसे प्यार करती है। इसने जो कुछ भी किया ना तुम्हें पाने के लिए किया। हाँ, इसका रास्ता गलत था, इसने जो कुछ भी किया मैं इसे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये तुम्हें पाने के लिए किया था। 3 महीने पहले रावी और ये दोनों
गए हुए थे लंदन, और इसने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था। तुम दोनों एक दूसरे से टकराए थे। शायद तुमने गौर नहीं किया था, लेकिन इसने तुम्हें गौर किया था और उसी वक्त से ही तुम्हें पसंद करती है। इसने मुझे अपने दिल की बातें बताई थी। मैंने सोचा था कि शायद ये तुम्हारा दिल जीत लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में किसी ने पहले ही घर बना रखा है, तो शायद इसके लिए कोई चांस नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कल रात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण इसे चोट लगी है। तुम बताओ या ना बताओ, खैर कोई बात नहीं। तुम्हारे पास एक और दिन बची है, तुम सोच लो अच्छे से। और हाँ, खैर छोड़ो, तुम जाओ, जाके नाश्ता वगैरह कर लो, मैं यहाँ पर हूँ। तो अनिका कहती है, नहीं आप जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ। सिया अनिका को भेज देती है नाश्ता करने के लिए। अनिका भी ना चाहते हुए भी उसे जानी पड़ती है, क्योंकि उसकी बहन आज नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, और उन्हें अब अपनी बहन पे शायद अवनी को लेकर विश्वास नहीं था या कुछ और। सिया जाकर बेड पर बैठ जाती है अवनी के बगल में और उसको देखने लगती है, उसके माथे को सहलाने लगती है। इसी तरह करीबन 2 घंटे निकल जाते हैं। 2 घंटे निकल जाते हैं और सिया वहीं पे बैठी हुई थी। अवनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपना एक हाथ अपने सिर पे रख लेती है। उसको पेन हो रही थी, एक तो चोट लगी थी और दूसरी ड्रिंक का असर था। सिया जब देखती है कि अवनी होश में आ गई है तो तुरंत उसको सपोर्ट देकर बैठाती है। भाभी माँ, आप यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। हाँ भाभी माँ, मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। काहे का गुड मॉर्निंग? क्या हुआ था रात को? तुम्हें चोट कैसे लगी? जब अवनी ये सुनती है तो थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, क्या बोल रहे हो आप? चोट चोट? सिया उसकी चोट पर अपना हाथ सहला रही थी तो अवनी को पेन होता है और वो खुद अपना हाथ वहाँ पर ले जाती है तो देखती है, हाँ सच में उसके बाद सिर में बैंडेज लगी हुई है। ये कैसे हुआ? अरे तुम्हें चोट लगी और तुम्हें नहीं पता? नहीं, सच्ची बोल रही हूँ भाभी माँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं, पर मुझे चोट कैसे लगी? अरे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुमने रात में शावर लिया था? हाँ, मैंने शावर लिया था। ओह, शायद गिर गिर गई थी। पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो। वो नींबू पानी था जो पहले ही सिया ने मंगा के रख लिया था कमरे में। जैसे ही अभी उठती है, सॉरी, जैसे ही अवनी उठती है तो वो नींबू पानी दे देती है। अवनी भी बड़े आराम से पी लेती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कहीं भाभी माँ डांटना स्टार्ट ना कर दें, लेकिन उसकी चोट ने उसे बचा लिया था। जब वो पानी पी लेती है ना तो सिया कहती है, चलो चल के फ्रेश हो लो। मैं हो जाऊँगी ना, मैंने बोला ना। उसे लेकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है, वॉशरूम जाती है और अवनी को अंदर भेज देती है। अवनी अंदर जाती है, फ्रेश वगैरह होकर आती है। वो नहाती नहीं है, बस थोड़ी बहुत चेहरा वगैरह साफ़ कर लेती है और आती है। सिया उसके कपड़े वगैरह चेंज करने में हेल्प करती है और उसके बाद उसको लेकर नीचे आती है। नीचे आने के बाद उसको डाइनिंग टेबल पर बैठाती है और वहाँ से सर्वेंट को इशारा करती है, जहाँ से सर्वेंट अवनी के लिए और सिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। सिया बड़ी प्यार से अवनी को ब्रेकफास्ट कराती है और अनिका जो है हॉल में बैठी हुई थी और इस नज़ारे को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे जलन हो रही थी इस नज़ारे को देखकर, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे और बहन में फ़र्क तो होती है ना। भले ही खून का रिश्ता हो या ना हो। ब्रेकफास्ट होने के बाद सिया कहती है कि चलो मेडिसिन ले लो। वो एक सर्वेंट को इशारा करती है, सर्वेंट अवनी के कमरे में जाता है और जो रावी ने मेडिसिन दे रखा था उसे लेकर आता है। सिया उसको मेडिसिन देती है। उसके बाद जो है अवनी मेडिसिन लेती है और लेने के बाद वो खड़ी होती है और हॉल में जाकर बैठ जाती है। सिया भी जो है अपने कामों में थोड़ी बहुत किचन में हेल्प वगैरह कर देती है और उसके बाद सिया को एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है तो वो था मेजर की तरफ से, जहाँ पे उसकी वो जो मेडिकल
उसकी सिया एक बार फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली थी। उसी के सिलसिले में बात करनी थी। घर में बात वगैरह करने के बाद, अभी से बात वगैरह होने के बाद उसने तय किया था अभी से बात करने के बाद उसने तय किया था कि वो पहले की तरह आर्मी हॉस्पिटल में ही अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेगी। और जब वो पूरी तरह से उसकी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो कम से कम 1 साल वहाँ पे काम करेगी। उसके बाद जो कर्पूर हॉस्पिटल को ज्वाइन करेगी। इन दोनों की बातें वगैरह हो चुकी थी और दोनों इस फैसले पर हामी भरते हैं। और उसी के सिलसिले में मेजर ने कॉल किया था सिया से बात करने के लिए। सिया उनसे कुछ देर बात करती है और कहती है कि ठीक है, आज से 2 दिन बाद से मैं अपनी प्रैक्टिस एक बार फिर से स्टार्ट करूँगी। उधर से कुछ कही जाती है और सिया ने फ़ोन रख देती है। सिया सोचती है कि पहले अपने मम्मी पापा से मिल लूँ, उसके बाद जाके मैं आगे की चीज़ें करूँगी। और यही होती है। सिया हॉल में जाती है और जाने के बाद देखती है कि वहाँ पे प्रिया तो थी, अभी नहीं थी। वो पूछती है वो कहाँ है? प्रिया बताती है वो तो ऑफिस चली गई। क्या? मुझसे बिना मिले? प्रिया कहती है वो अर्जेंट कॉल आ गया था, एक बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग थी जो बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली थी। तुम अवनी को देख रही थी तो वो तुमसे भी नहीं मिला, चलिए। और मैं भी बस निकलने ही वाली हूँ, मुझे भी जानी है। अच्छा, तो क्या आप मुझे घर तक छोड़ दोगे क्या? घर तक? क्या आप सिंघानिया मेंशन जाने वाले हो? नहीं, मुझे अपने घर जानी है, मम्मी पापा से मिलनी है। ये सुनते ही जैसे मानो प्रिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो कहती क्या बोल रहे हो आप? अपने घर जाओगे? हाँ, मुझे मम्मी पापा से मिलनी है। इतने टाइम हो गए वो भी नहीं आए मुझसे मिले, क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ? क्या ही बोलती है और कहती है भाभी, वो मैं कह रही थी ना कि आप ना अभी अभी से के साथ साथ चले जाइएगा ना। पर उनका क्या काम है, मैं मिलकर आ जाऊँगी ना। मुझे उनसे मिलनी है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। वो ठीक होंगे कि नहीं? आप लोग उनसे मिले नहीं? भाभी देखिए वो ठीक होंगे, ठीक होंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं बोल रही थी ना कि मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं आती हूँ तो आपको लेकर चलती हूँ ना, लेट हो जाएगी। सिया उसके हाव भाव को देख रही थी और कहीं ना कहीं नोटिस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल कुछ पूछती नहीं और कहती है ठीक है, जाइए आप मीटिंग करके आइए, मगर हाँ मुझे आज घर जानी है। जी जी बिल्कुल, मैं चलूँगी ना, मैं चलूँगी। ठीक है। प्रिया जो है झट से खड़ी होती है और बिना किसी की तरफ देखे तुरंत घर से बाहर निकल जाती है अपना मोबाइल लेकर। इतनी हड़बड़ी में जाती है कि पीछे खड़े कुछ लोग थे, जैसे कि उसकी मम्मी, श्रुति, लक्ष्मी और सिया, सभी चौंक जाते हैं उसकी ये हड़बड़ी देखकर। और कहीं ना कहीं सब लोग समझ रहे थे और कहीं ना कहीं सिया भी इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है ये पता नहीं है। प्रिया जो है तुरंत अपनी कार में बैठती है और कार में बैठते ही ड्राइवर से कहती है कार स्टार्ट करो। और वो तुरंत किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है हेलो, सिंघानिया, सिंघानिया साहब आपको आनी होगी। जी हाँ, उन्हें अब अपने माता पिता से मिलनी है और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। जी बिल्कुल, मैं अभी एक मीटिंग में जा रही हूँ, मीटिंग से लौटने के बाद उन्हें अपने माता पिता से मिलने के लिए जानी है। मैंने किसी भी तरह से बहाना बनाकर भाग निकली, मेरा मतलब है कि मैं वहाँ से निकल गई। आपको पता है ना इस सिचुएशन में मैं क्या करती, मुझे वहाँ से जानी पड़ी। वो अभी जाने के लिए जिद कर रही थी। उधर से कुछ कही जाती है, उसके बाद कहती है प्रिया हाँ आप एक काम करिए ना, मेरी मीटिंग लगभग आधे घंटे के बाद स्टार्ट होने वाली है और 2-3 घंटे तो चलेगी। आप एक काम कीजिए, लंच के टाइम पे घर आ जाइए। हाँ हाँ, हाँ हम इनकी सच्चाई जो है हम घर पर ही बता देंगे। जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, हाँ आप लोग प्लीज़ उन्हें संभाल लीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं। प्रिया यही सारी बातें बोलकर वो फ़ोन कट कर देती। उसके माथे पे पसीने आ रहे थे, टेंशन तो साफ नज़र आ रही थी। आखिर क्या हुआ था सिया के माता पिता के साथ और क्यों प्रिया इतने टेंशन में है, सब जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए। आपको कई बार हमने बोला है कि आपकी यही 3 चीज़ हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है।
और शादी में थोड़ी बिजी थे, स्टोरी टाइम पर नहीं आ पा रही है। और आप सबको भी पता है ठंड की मौसम आ गई है और फैमिली वाले हैं, और ठंड मुझे सूट नहीं करती है, तो तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। आई होप आप सब समझोगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले पार्ट जल्दी लाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कल अपलोड कर दूं, अगर कल नहीं भी कर पाई तो परसों तो पक्का करूंगी। तो मिलते हैं।